नमस्कार, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, अब की बार इस साल आप लोगों का जो एनसीईआरटी सिलेबस है वो लागू हो गया है। यानी 10वीं और 12वीं क्लास के जो इस बार एग्जाम 2021-22 में जो स्टूडेंट देने वाले हैं, उनके लिए जो एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो अप्लाई हो चुका है। और उसी संदर्भ में हम लोग जो है यहाँ पहली जो बुक है जिसका नाम है आरोहो, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसे हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोग इस पर 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो के अंदर पूरा जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करी थी, और सेकंड जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था कवि हरिवंश राय बच्चन का, जिसमें उनका जो जीवन परिचय वो बड़े ही विस्तार से समझाया गया है। तो चलिए आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं। यहां पर इनकी 2 कविताएं हैं। पहली जो कविता है वह आत्म परिचय कविता है, और दूसरी जो कविता है वो एक गीत है जो कि इनके निशा निमंत्रण संग्रह से लिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा इनका परिचय एक बार फिर से रिवीजन करते हुए और इस कविता से जुड़ते हुए हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो कवि हरिवंश राय बच्चन है, उनका जन्म जो है 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका एक कायस्थ परिवार में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। वैसे इनका जो पैतृक गांव है वो रानीगंज यानी कि बाबूपट्टी एक छोटा सा गांव है, वहां प्रतापगढ़ में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो हम कह सकते हैं बाबूपट्टी रानीगंज प्रतापगढ़ नामक स्थान पर इनका क्या है, इनका जो पैतृक निवास स्थान है, पेरेंशियल हाउस इनका जो है वो गांव में है। और 1907 के अंदर ये जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। अब आगे हम जब बात करते हैं तो इनका निधन जब हम बात करें तो निधन भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2003 के अंदर क्या हुआ है, इनका निधन हुआ है मुंबई में, महाराष्ट्र में निधन हुआ है। ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें भाई पिताजी का नाम क्या था, तो प्रताप नारायण जो है इनके पिताजी का नाम था, और इनकी माताजी का नाम है सरस्वती देवी। साथ ही इनके विवाह के संदर्भ में देखिएगा 2 शादियां इनकी हुई थी। पहली जो शादी थी श्यामा देवी के साथ हुई थी, और यह विवाह सन 1926 ईस्वी में हुआ था। किंतु 1926 में शादी हुई थी और शादी के 5 साल बाद ही श्यामा की टीबी की बीमारी के कारण से क्या हो गया था, निधन हो गया था। यानी मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये जो इनके जीवन में जो उतार चढ़ाव है वो इस कविता के अंदर दिखाई देगा, इसलिए आपको ये परिचय थोड़ा सा समझते हुए चलना है। ठीक है। दूसरा जो विवाह हुआ था वो शादी के जैसे जो पहली पत्नी थी श्यामा, 5 साल बाद पत्नी का क्या हो गया था, देहांत हो गया। और उसके बाद में हरिवंश राय बच्चन ने सन 1941 के अंदर दूसरा विवाह किया था तेजी सूरी। और ये जो तेजी सूरी है ये रंगमंच से जुड़ी हुई थी, गायन से जुड़ी हुई थी, एक स्टेज अभिनेत्री थी। इनके साथ विवाह हुआ और इनसे 2 संतानें उत्पन्न हुई थी, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। ये 2 संतानें उत्पन्न हुई थी। ठीक है। तो ये परिचय हम मोटा मोटा पढ़ चुके थे। साथ में हम लोगों ने कहा था कि ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं, और आकाशवाणी के जो सांस्कृतिक प्रोग्राम आते थे, कार्यक्रम, उनसे जुड़े हुए रहे थे। ठीक है। और भारत सरकार का जो हिंदी विभाग है उसमें हिंदी विशेषज्ञ रूप में, सलाहकार के रूप में भी ये कार्य करते रहे हैं। और 1968 में इनकी एक रचना थी 2 चट्टानें, उनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और 1976 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये सब चीज हम लोग और भी डिटेल में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब देखिएगा इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में, जो आपकी बुक के अंदर, जो इस बार बुक आ रही है उसके अंदर जो रचनाएं दे रखी हैं वही मैंने यहां पर लिखी है, एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। तो देखिएगा मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, ये 3 रचनाएं हैं जो हरिवंश राय बच्चन की त्रिय के नाम से जानी जाती है। साथ ही देखिए निशा निमंत्रण, तो यहां आपकी पुस्तक में निशा निमंत्रण से गीत लिया गया है। साथ में देखिए एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगनी, आरती और अंगारे, और नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियां, ये इनके काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है। नीड का निर्माण फिर, ये जो नीड का निर्माण फिर कविता है, जब इनकी पत्नी श्यामा का देहांत हुआ था और उसके बाद इन्होंने जब दूसरा विवाह किया था, उस दौरान ये कविताएं इस तरह की लिख रहे थे। और बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये आत्मकथाएं इनकी। और इन्होंने अंग्रेजी के जो एक बहुत बड़े नाटककार हैं शेक्सपियर, तो उनके हैमलेट और जनगीता और मैकबेथ, उनका क्या करा, इन्होंने अनुवाद किया है।
प्रवासी की डायरी जो है एक डायरी लिखी है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो ये कविता है इसको अब ढंग से आप समझते चलिए, इसकी बिल्कुल ना करिए। आत्म परिचय का मतलब होता है स्वयं का परिचय देना, यानी अपने आप का परिचय देना। अब कवि ये कहना चाहता है, देखिए कवि जो कहना चाह रहा है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले आप जीवन को समझिएगा कि हमारे मनुष्य का जो जीवन है उसमें सुख और दुख, ये जीवन के दो पक्ष होते हैं। यानी जीवन में सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। ये जीवन में लगातार उतार चढ़ाव चलता रहता है। हमारा जो जीवन है वो न जाने कितने संघर्षों से भरा हुआ है, कितने दुखों से, कितने सुखों से, कितनी जैसे खुशियों से या निराशाओं से हमारा जीवन घिरा हुआ है। इस जीवन के अंदर बार बार उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस जीवन के उतार चढ़ाव से ना घबरा करके, जीवन की निराशाओं से ना घबरा करके और जीवन को एक सही दिशा में मस्ती और आनंद के साथ जीता हुआ चले, वही वास्तव में सही मायने में एक जीता जागता इंसान कहलाता है। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी यहां पर इसी तरह की कुछ बात कहते हैं। तो कवि हरिवंश राय बच्चन की, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई इसका प्रतिपाद्य क्या है, इसका कथानक क्या है, या इसका वर्ण्य विषय क्या है। ऐसा कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो आपकी जो पाठ परिचय होती है बुक के अंदर उसमें दिया गया होता है। हालांकि मैं आप लोगों को याद करा देता हूं, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि आत्म परिचय कविता का जो मूल भाव है या उसका प्रतिपाद्य है या उसका वर्ण्य विषय है वो समझाइए, तो आपने बताना है कि आत्म परिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने आप का यानी स्वयं का परिचय देते हुए बताया है कि अपने आप को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन होता है। दुनिया के साथ हमारा जो संबंध होता है वो खट्टा मीठा होता है, लेकिन हम समाज से पूरी तरह निरपेक्ष भी नहीं रह सकते। निरपेक्ष का मतलब होता है इस संसार से, इस दुनिया से हम पूरी तरह से अलग नहीं रह सकते। ये जो दुनिया है ये अपने व्यंग बाणों से, अपने शासन प्रशासन से चाहे कितना भी कष्ट दे, लेकिन चाह करके भी मनुष्य इस दुनिया से कटकर, यानी कटने का मतलब है अलग होकर के, वो नहीं रह सकता। और साथ ही कवि अपने जीवन का परिचय देते हुए कहता है कि मेरा ये जो जीवन है वो द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक जो रहस्य है उसको उजागर करते हुए कहता है कि मेरा जो जीवन है वो विरोधों का विरोधाभास मूलक है। अब ये विरुद्ध का मतलब होता है कि हमारे जीवन के अंदर विपरीत परिस्थितियां होती हैं और उनके बीच में हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, यानी सामंजस्य बिठाते हैं। यानी जीवन के अंदर जो भी उतार चढ़ाव आता है, सुख दुख आता है, या भी जो भी हमारे अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, उन सबके बीच में हम अपने जीवन को जीते हुए और जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो उसी तरह के कवि कहता है कि मेरा जो जीवन है वो विरोधों का विरोधाभास मूलक है। तो वो कहता है कि मैं रोदन में राग लिए फिरता हूं, मैं रोने में भी, राग का मतलब गीत लिए फिरता हूं, मैं रोने में भी राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, और शीतल वाणी के अंदर यानी अपनी मधुर आवाज में उत्साह जोश लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस चीज को लिखा है, आप पूरी एक एक लाइनों को ढंग से सीखिएगा। देखो क्या कह रहे हैं कि यहां पर आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद्य क्या है। तो आत्म परिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने स्वयं का परिचय देते हुए बताया है कि अपने आप को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन होता है। समाज से व्यक्ति का जो नाता होता है, संबंध होता है, वो खट्टा मीठा होता है। यानी जिस समाज में हम रहते हैं, अब देखिएगा आप जिस स्थान पर रहते हो वहां पर कुछ लोग आपके मित्र होंगे, कुछ दुश्मन भी होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ अपनेपन का व्यवहार होता है और कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ ईर्ष्या का भाव होता है। तो समाज के अंदर हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह के लोगों के साथ हमारा जो संबंध होता है अलग अलग तरह का होता है। किसी के साथ अच्छा होता है, किसी के साथ बुरा होता है। तो समाज के साथ हमारा जो संबंध होता है वो व्यक्ति का खट्टा मीठा होता है, किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ फीका। लेकिन संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना यानी अलग रहना संभव नहीं है। यानी हम अपने उस समाज से अलग हो जाएं, ये पूरी तरह संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाणों से, अपने शासन प्रशासन से, यानी अपने व्यंग बाणों से, अपने शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे,
पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता है। यानी कि आपके पड़ोस में, आपके मित्र मंडली में, आप जहां काम करते होंगे वहां पे न जाने कितने सारे लोग होंगे जो आपके ऊपर एक तरह से टोंट कसते होंगे, आपके ऊपर हंसते होंगे, लेकिन आप उससे अलग नहीं हो सकते। हमें जीना मरना इसी संसार में है। इस संसार से हम कदापि अलग नहीं हो सकते। हम अपने परिवार से, अपने जहां काम करते हैं वहां से, अपनी मित्र मंडली से हम अलग नहीं हो सकते। अब उनमें हमारा जो किसी के साथ संबंध बहुत बढ़िया होता है, किसी के साथ बहुत बेकार संबंध होता है, ये जीवन का एक्सपीरियंस है। किसी के साथ बातें करने में आनंद आता है और किसी की शक्ल देखना भी पसंद नहीं होता है। लेकिन उस स्थिति में भी हमें अपना जो जीवन जीना है वो मस्ती और आनंद के साथ जीना है। यही एक संदेश इस कविता के माध्यम से देना चाहते हैं। तो आगे देखिए कि दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता है, क्योंकि उसकी जो अपनी अस्मिता है, अस्मिता का मतलब होता है उसकी जो पहचान होती है, उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसकी पहचान का जो उत्स है, वास्तविकता है, उसका जो परिवेश है, वही उसकी पूरी दुनिया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया कि हमारी सबकी जो दुनिया होती है वो अलग अलग होती है। यानी मेरा जो जीवन है, मेरा जो संसार है, मेरा घर परिवार, मेरे स्कूल के बच्चे, जहां मैं जॉब करता हूं, मेरी मित्र मंडली, वो मेरा पूरा संसार है। यानी कि जिस दुनिया में, जिन लोगों के बीच में हम अधिकतम समय व्यतीत करते हैं वो हमारी दुनिया है, और उन्हीं लोगों से हम हमेशा घिरे रहते हैं। अब उनके साथ में रहते हुए किसी के साथ अच्छा अनुभव होता है, किसी के साथ बुरा अनुभव प्राप्त होता है, किसी के साथ प्यार प्रेम हो जाता है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, कोई अपना बन जाता है, कोई पराया बन जाता है, कोई दुश्मनी हो जाती है। तो हमारा जो जीवन है वो इसी तरह का होता है। तो कवि हरिवंश राय बच्चन इस कविता के माध्यम से यही बात समझाते हैं कि मेरा जो जीवन है वो इसी तरह का है, विरोधों का विरोधाभास मूलक है। आगे बात करेगा तो देखिएगा उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। कवि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक, अब द्विधात्मक मतलब दो प्रकार के, ठीक है ना, और द्वंद्वात्मक मतलब संघर्षात्मक। ये दो शब्द आप जरूर ध्यान रख लेंगे। अगर आपके पास बुक हो तो बुक के अंदर अंडरलाइन कर लेना बाकायदा कि द्विधात्मक दो तरह के, यानी दो तरह के संबंध कैसे होते हैं, किसी के साथ अच्छे होते हैं, किसी के साथ बुरे होते हैं, कोई अपना होता है, कोई पराया होता है, ठीक है, किसी से प्रेम होता है, किसी से दुश्मनी होती है, दो तरह के संबंध। और जीवन में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। जीवन के अंदर अगर संघर्ष ना हो तो जीवन जीने का आनंद ही नहीं है। अब कवि हरिवंश राय बच्चन का जीवन समझिएगा कि किस तरह से उनके जीवन में संकट घिरे हुए थे। यानी शादी के महज 5 साल बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, और देखिएगा एक पूरा रचाया बसाया संसार एक पल में उजड़ जाता है। फिर वो फिर से शादी करते हैं, नीड़ का निर्माण फिर, यानी कि जैसे चिड़िया का कोई घोंसला होता है उसको उजाड़ देते हैं, फिर वो चिड़िया एक एक तिनका लेकर के फिर उस घोंसले का क्या करती है, निर्माण करती है। उसी तरह अब देखिएगा कोरोना काल की स्थिति, पिछले 2 सालों के अंदर कितने ही लोग हैं जिनके मतलब पूरा परिवार का परिवार उजड़ गया है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं रहे इस दुनिया के अंदर, उनके जीवन में संघर्ष आ गया ना एकदम से, और कितने लोग हैं जो बेरोजगार हो गए, कितने लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो हमें अपने इस वर्तमान जीवन से भी इस कविता को जोड़कर देना चाहिए कि हमारे जीवन में जो संघर्ष है, इस संघर्ष कुछ समय के लिए है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें अपने जीवन में किसी के साथ में द्वेष भाव नहीं रखना है, हमें अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आनंद और मस्ती के साथ में इस जीवन का लुत्फ लेते हुए और अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो ये मस्ती, आनंद, बेखुदी अगर हमारे व्यक्तित्व में आ जाती है तो जीवन जो है एक ऐसा हो जाता है, मतलब रहता है ना कि हम जहां भी जाएं एक जिंदा दिल इंसान, एक मरे मरे भुजे भुजे इंसान नहीं हो। मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव बात करता है, नकारात्मक बात करता है, निराशा में डूबा रहता है, दुख में डूबा रहता है, अपना रोना रोता रहता है, ऐसे इंसानों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी नकारात्मक है और हमें भी नकारात्मक कर देगा। देखिए जी क्या माहौल चल रहा है, कैसी स्थिति हो गई है। सॉरी। तो कहने का मतलब है, मतलब जिंदा दिल इंसान, समझ में है ना। तो ये कह रहे हैं कि जहां कहीं भी रहो आप, मतलब आपके चेहरे की जो मस्ती है, आनंद है, वो हमेशा झलकना चाहिए। तो देखिए क्या कहता है कि कवि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक
संबंधों का जो मर्म है, रहस्य है, उसे उजागर करता चलता है और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में कह देता है। क्या कह देता है कि दुनिया से मेरा जो संबंध है वो प्रीति कलह का है, यानी इस दुनिया के साथ में मेरा जो संबंध है वो प्रेम पूर्ण झगड़े का है, प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है, यानी प्रतिकूल विपरीत स्थितियों के बीच एडजस्टमेंट है मेरा जीवन, सामंजस्य, विरोधों का सामंजस्य। क्या कहता है? उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। उन्माद और अवसाद दो शब्द हैं, आगे पूरी कविता आएगी इसके अंदर, वो भी पढ़ेंगे। उन्माद का मतलब होता है कि जीवन में उत्साह, उमंग, और अवसाद का मतलब होता है दुख। मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, यानी कवि हरिवंश राय बच्चन का जब विवाह हुआ था तो 21 वर्ष की आयु थी उनकी, और उस समय जब विवाह हुआ था, विवाह के 5 साल बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। तो ये यौवन काल होता है, युवा अवस्था होती है, इसमें जीवन के सबसे अधिक सपने होते हैं, सबसे अधिक एनर्जी होती है, उत्साह होता है, और उसमें भी जब दुख आ जाए जीवन के अंदर तो देखिएगा जीवन कितना तकलीफ में हो जाता है। कितने सारे लोग होते हैं, कितनी सारी गर्ल्स होती हैं जो बहुत कम आयु के अंदर ही विडो हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं, पूरा जीवन उनका फिनिश हो जाता है एक पल के अंदर ही। तो कवि हरिवंश राय बच्चन क्या कह रहा है कि मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, मैं उन्मादों में, मैं उत्साह, उमंग, जोश भरे इस माहौल में भी मैं अपने जीवन में दुख लिए फिरता हूं। पूरी पद मैं आपको बाद में बताऊंगा। रोदन में राग लिए फिरता हूं, आगे कहता है रुदन में भी, रोने में भी राग लिए फिरता हूं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, अपनी मधुर वाणी में जोशीले, जोश, उत्साह से भरे हुए विचार लिए फिरता हूं। विरोधों का विरोधाभास मूलक, यानी विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते वो बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि मैं दुनिया में हूं लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं किंतु खरीदार नहीं हूं। कुछ कहने का एक ठस्सा पैदा करती है, यानी कहने का मतलब यह है कि हमें इस संसार के अंदर जब हम आए हैं, इस जीवन के अंदर, तो इस दुनिया को हम खरीदने नहीं आए, बल्कि अपने व्यवहार से, अपने आचरण से हम उन्हें अपना बनाने आए हैं। जैसे यहां पर इनकी कुछ कविताएं हैं, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, इनके अंदर भी उन्होंने बड़े ही संजीदगी से, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने जीवन को समझाने की कोशिश करी है कि जैसे एक शराबी होता है, वो सब शराब का नशा करता है तो वह दुनिया को भूलकर और बड़े प्रेम से, बड़े आनंद के साथ अपने जीवन के अंदर मतलब उत्साहित होकर के वो रहता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जीवन भी एक मधुशाला है, इस जीवन के अंदर भी हमारे पास न जाने कितने कष्ट और दुख आते हैं, लेकिन हमें इस तरह के नशे में रहना चाहिए, प्रेम के नशे में। इस दुनिया में किसी के प्रति हमारे हृदय के अंदर द्वेष ना हो, ईर्ष्या भाव ना हो, किसी के प्रति शत्रुता ना हो, इस तरह का भाव वो अपने मन में रखते हुए और इस जीवन में, इस संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए मस्ती और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। यही इस कविता का क्या है? प्रतिपाद्य है। तो देखिएगा ये पूरा आपको नोटबुक में एज इट इज नोट करना है। इससे पहले मैंने परिचय लिखवाया था, वो भी नोट करना है। हालांकि इसकी जो पीडीएफ है वो मैं तैयार कर रहा हूं, वो आप लोगों को मिलती जाएगी चैप्टर वाइज, तो वो भी मिलेगी। अब देखिएगा सेकेंड जो कविता है उसको भी समझिएगा। सेकेंड जो कविता है इसके अंदर वो है एक गीत। ये जो गीत है ये निशा निमंत्रण कविता संग्रह से लिया गया है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है। यानी ये कविता क्या है कि यहां पर जो प्रकृति होती है उसमें निरंतर क्या होती है? परिवर्तनशीलता होती है, गतिशील होती है। भाई सुबह सूर्य उदय होता है और शाम तक वो अस्त हो जाता है, एक पल को आराम नहीं करती है प्रकृति, लगातार गतिशील होती है, ठीक है ना। और जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति, यानी कि यहां पर प्रकृति जो परिवर्तनशील होती है उसमें धड़कते हुए हृदय, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हुए हृदय की जो गतिशीलता है उसको परखने की कोशिश की है। यानी कि जब व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है और उसमें जब देरी हो जाती है तो पल पल का जो समय है वो भी उनको बहुत जल्दी जल्दी व्यतीत होता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना। तो ये जो कविता है ये हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा देती है कि हमें अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं वो समय
समय रहते हुए प्राप्त करने लेना चाहिए, क्योंकि समय अगर निकल जाता है तो फिर हम उन्हें प्राप्त करने के लिए कितना भी झटपटाते हैं तो वह समय वापस लौट कर नहीं आ जाता है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, यानी कि रास्ते में जब चलते हैं तो चलते चलते ऐसा ना हो कि मार्ग में ही रात हो जाए। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, कि जिस मंजिल पर हमें पहुंचना है वो मंजिल अभी ज्यादा दूर नहीं है। ये सोच थका दिन का पंथी, ये सोच करके जो दिन भर का थका हुआ जो पंथी है, राहगीर है, वो जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और ऐसी स्थिति में उसके मन में लगता है कि समय जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है। यानी कि किसी स्थान पर हम पहुंचना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि रात होने से पहले उस जगह पर हम पहुंच जाएं तो अच्छा है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब है कि समय रहते हुए, इसमें रात और दिन दो चीज आएंगी, तो जो अंधकार है तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे जीवन की जो बाधाएं हैं, मुसीबतें हैं, उनका प्रतीक है, और जो दिन का उजाला है वो हमारे जीवन की खुशहाली का प्रतीक है। जैसे अभी आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, अभी आपके माँ बाप आपके सर पर हाथ रखे हुए हैं और आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन आपको दिलवाना चाहते हैं, और ये जो समय चल रहा है ये आपके जीवन का उजाला चल रहा है। इस जीवन के उजाले में ही, यानी हमारी जीवन की 20-25 साल की आयु तक हमारा जो कैरियर है वो सेट हो जाना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी जिंदगी में अंधेरा आ जाए, उस अंधेरे से पहले हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने ना चाहिए। तो ये जो कविता जब गीत पढ़ेंगे तो बड़ी शानदार तरीके से पढ़ेंगे इसको। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है ना। तो ये दूसरे कविता है और दोनों ही चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखेगा यहां पर केवल इंट्रोडक्शन टाइप में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। पिछला जो वीडियो था उसके अंदर भी ये सब चीजें पढ़ाई थी और आज भी ये मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप उस विषय वस्तु से जुड़ेंगे नहीं तब तक आप कविता को समझेंगे नहीं। अब देखिएगा, कविता जब हम पढ़ेंगे तो वो तो पढ़ेंगे, पढ़ना लिखना ये अलग बात है, लेकिन इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिल रही है, और ये कविता आज के इस युग में हमें क्यों पढ़ाई जा रही है, आखिर हमें क्यों पढ़नी चाहिए, ये क्यों हमारे कोर्स में लगाई जा रही है, इन सभी सवालों के जवाब हमारे पास होने चाहिए और फिर हमें अध्ययन करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो कविता है हमें इस बात का संदेश देती है कि जीवन के अंदर चाहे कितने भी दुख आ जाएं, लेकिन उन दुखों से जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। जीवन में हमेशा आशावादी रहना चाहिए, जीवन में हमेशा इस तरह से जीवन जीना चाहिए कि हमें किसी भी संघर्ष में दुख ना हो, क्योंकि जीवन दो ही पक्षों में घिरा हुआ है, या तो सुख होंगे या दुख होंगे, या तो कोई परिस्थिति हमारे अनुकूल होगी या कोई हमारे विपरीत होगी। आज हो सकता है हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हो सकता है आज हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है कि हम अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकें, हो सकता है कि हमें पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा हो, गांव से बाहर जाना पड़ रहा हो, लेकिन ये जो दुख दर्द, ये तकलीफ हैं, ये कुछ समय के लिए, और इनको हंसते हुए, मस्ती और आनंद के गीत गुनगुनाते हुए अपने जीवन में इन संघर्षों को सहते हुए और जीवन में आगे बढ़ते हुए जाना है। ये संदेश यहाँ पर देना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर जब हम इस कविता को पढ़ेंगे कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झनकर जिसे छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। तो यहां ये जो पहला पद है, इस पहले पद से ही कवि अपना परिचय देना शुरू कर देते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार, बोझ लिए फिरता हूं। तो क्वेश्चन जैसे यहां इस बार जैसे आपकी व्याख्या नहीं आएंगी, इस बार आपके जो क्वेश्चन आने वाले वो इस टाइप में आने वाले हैं, जैसे पैराग्राफ दे देंगे और इस पैराग्राफ के नीचे आपके 4 क्वेश्चन होंगे और वो 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पहली पंक्ति दे दी मैंने कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मतलब 4 पंक्तियां दे देंगे। तो अब जैसे बोलेंगे कि कवि ने किसे भार कहा है, तो कवि ने अपने सांसारिक जीवन को भार कहा है। क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि हमें इस संसार के जो रिश्ते नाते हैं या इस संसार की जो जिम्मेदारी है उनको निभाने का हमारे जीवन में एक बोझ होता है। आपके पिताजी,
अपने घर परिवार का संचालन करने के लिए सुबह घर से निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं। उनके जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार सुखी रहे। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करते करते वो अपने जीवन की खुशियां तक भूल जाता है। तो उसके ऊपर बोझ है। किस बात का बोझ है? अपने दुनिया के, अपने परिवार को, अपने घर परिवार को सुखी रखने का एक बोझ है। तो जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। तो इसी तरह कवि हरिवंश राय बच्चन अपने बारे में, देखिए जो ये कविता है वो कवि अपने संदर्भ में बताएगा सब कुछ, लेकिन जब हम विश्लेषण करेंगे तो जब वही स्थिति अगर हमारे जीवन में आए तो हमको हरिवंश राय बच्चन जी से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, उनके पूरे जीवन से, उनका जो जीवन का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उससे हमें क्या अनुभव लेना चाहिए, हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए और इस कविता से हमें क्या चीजें अप्लाई करनी चाहिए। देखिएगा, मालूम सबको होता है, लेकिन जो व्यक्ति इन चीजों को अपने जीवन में उतारता है उसके जीवन में ही बदलाव होता है। मनुष्य का जो शरीर है, शरीर का महत्व नहीं है। मनुष्य के शरीर में जो ज्ञान है, जो व्यवहार है, जो आदत है, उसका महत्व होता है। हम सब इस दुनिया के जितने भी इंसान हैं सब एक जैसे ही हैं, लेकिन हम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो अलग अलग है। इस वजह से हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अलग हैं। तो कवि हरिवंश राय बच्चन भी ये कहते हैं कि भीड़ में रह करके भी भीड़ से अलग नजर आना चाहिए। यानी कि आप वो चमकते हुए सूरज की तरह इस पूरी दुनिया में अलग चमकते हुए दिखाई देने चाहिए। हर तरह से, व्यवहार से, आदत से, ज्ञान से आप सबसे डिफरेंट नजर आने चाहिए। तो ये कविता देखिए क्या कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कि यद्यपि मैं इस संसार की जो जिम्मेदारी है, यानी दुनियादारी को निभाता हूं, मैं एक दुनियादारी का भार मेरे ऊपर है। अब दुनियादारी मतलब सोशल हो गया ना, हम दुनियादारी निभाते हैं। कैसे निभाते हैं कि जो भी हमारे घर परिवार, रिश्तेदार या मित्र मंडली होती है, जो भी उनके सामाजिक कार्य क्रियाकलाप होते हैं, उनमें आना जाना, उनसे व्यवहार करना लगा ही रहता है। आप देखिए 12th के अंदर आप भी कितने सारे सामाजिक रिश्ते नाते निभाते हो, तो आप भी सोशल हो, आपके ऊपर भी समाज की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ उत्तरदायित्व है। तो कवि हरिवंश राय कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मैं संसार के जीवन का, यानी इस दुनिया का जो भार है, जो उत्तरदायित्व है, वो लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, फिर भी मैं अपने हृदय में, अपने जीवन में सबके लिए प्रेम भाव लिए फिरता हूं। भाई बहुत कम लोग होते हैं जो इस संसार में इस तरह का जीवन जीते हैं कि सबके प्रति प्रेम रखते हुए आनंद के साथ अपना जीवन जी, कि मैं भी संसार के अंदर, इस संसार की जो जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व है या दुनियादारी है, उसको निभाने का भार मेरे ऊपर भी है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झनकर जिसे छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। कि मेरे जीवन में भी किसी ने छूकर मेरे हृदय रूपी वीणा को झनकृत कर दिया किसी ने झनकृत जिसे छूकर। यानी कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जिस तरह वीणा होती है और वीणा के जो तार होते हैं उसको जब छूते हैं तो झनकृत हो जाते हैं, और मानो किसी ने छू करके और उसमें से एक तार टूट गया हो, अब उसमें 2 तार, मैं 2 सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। यानी सुख दुख रूपी सांसों के जो 2 तार हैं वो मैं लिए फिरता हूं, और जीवन के अंदर उसका जो उत्साह, उमंग है, उसके साथ मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूं। तो देखिएगा, वापिस से समझिएगा, सबसे बड़ी बात है कि कवि हरिवंश राय बच्चन अपने जीवन का एक अनुभव बता रहे हैं कि मेरे जीवन में भी न जाने कितना बड़ा दुख आ गया है, क्योंकि पत्नी का देहांत होने से उसका पूरा संसार उजड़ गया। तो मानो कर दिया किसी ने झनकृत जिसे छूकर, कि मानो मेरे हृदय की जो कोमल भावनाएं हैं उसे छू करके और अंदर तक झकझोर दिया है। फिर भी सुख दुख रूपी सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं, फिर भी मैं अपने जीवन में सुख और दुख रूपी सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। कहने का मतलब है कि मैं अपने जीवन के अंदर सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में आनंद और मस्ती के साथ जीवन व्यतीत करता रहता हूं। तो देखिएगा, ये जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं, इस टाइप से हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे। साथ ही जैसे पैराग्राफ पढ़ा दिया, अब इसके 4 क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको लिख करके समझाऊंगा। एक क्वेश्चन जो आएगा इसके अंदर कि आपसे
काव्यगत सौंदर्य पूछा जाता है। अब ये जो काव्यगत सौंदर्य होता है इसमें दो चीजें होती हैं। इसके अंदर एक तो होता है भाव सौंदर्य और एक होता है शिल्प सौंदर्य। एक भाव सौंदर्य होता है, एक शिल्प सौंदर्य होता है। भाव सौंदर्य के अंदर तो ये जो पद पड़ा है इसका भावार्थ लिखा जाता है। भावार्थ का मतलब होता है एक तो अर्थ होता है और एक भाव होता है। यानी कि जैसे आप व्याख्या करते थे तो व्याख्या में जो प्रसंग लिखते थे कि कौन सा विषय लेकर के इसमें वर्णन किया गया है, तो उसी तरह ये जो पद पड़ा है इसमें भाव क्या है कि कवि हरिवंश राय बच्चन सांसारिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए, जिम्मेदारियों को निभाते हुए, संसार के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उनके हृदय को मानो किसी दिव्य कोई ऐसी घटना घटी जो उनके हृदय को अंदर तक झकझोर दिया है, किंतु फिर भी संसार में वे सुख दुख दोनों परिस्थितियों में एक समान रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ये भावार्थ हो गया इसका, समझ में है ना। ये इसका क्या हो गया, भावार्थ हो गया। अब ये तो एक भाव सौंदर्य वाली चीज होगी। फिर आती है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य के अंदर क्या आती है कि यहां पर कौन सा अलंकार है, छंद कौन सा है, भाषा कैसी है, शिल्प से संबंधित चीजें आती हैं। तो जैसे अपन कह सकते हैं कि मैं जग जीवन का भार ले फिरता हूं, तो जग जीवन, ठीक है ना। तो यहां जग जीवन, संसार रूपी जीवन, तो यहां पर रूपक अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, तत्सम तद्भव शब्दों की प्रधानता हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीजें लिखी जाती हैं वो शिल्प सौंदर्य में लिखी जाती है। मैं बाकायदा पूरा लिखवा कर अच्छे से आप लोगों को करवाएंगे और देखिएगा क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेगी। अभी बच्चे जो हैं जुड़ते जा रहे हैं, इंटरेस्ट थोड़े से कम ले रहे हैं। बाकी 10th और 12th जो नया सिलेबस आया है, दोनों क्लासों का सिलेबस आप लोगों को ईसा क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ा उत्साह मिले। कितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो उतना ही मैं आप लोगों को इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाना शुरू करूँगा और एक एक बिंदु आप लोगों को इतना क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। चीज़ों को समझते हुए हम लोग इस कोर्स को करते हुए चलेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज जो चीजें पढ़ाई समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगली बार, इस कविता को पढ़ेंगे पूरा, इसके सवाल जवाब करते हुए, और उसी के साथ में जो सेकंड कविता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।